हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ स्ट्रगल नहीं होता वहाँ सक्सेस कभी नहीं मिलती है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है। और जब तक जुझारूपन नहीं होगा, आप मेहनत नहीं करेंगे, उसमें अपने जुनून नहीं दिखाएंगे, कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, बिजनेस हो, जब तक आप अपना 100% एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो चलिए अब आज की न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि पूरी तरह बदलेगा आंतरिक सुरक्षा ढांचा। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की तैनाती अब सिर्फ सीमा पर ही होगी और सीआरपीएफ के पास होगी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी। दूसरा है कि आतंकवाद मिटाए बगैर शांति नहीं। ये स्टेटमेंट दिया है भारत ने। पाक विदेश मंत्री ने कश्मीर का नाम नहीं लिया था, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद भारत ने ये बयान दिया है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवानों को आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी से धीरे धीरे हटाने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि देश की विभिन्न सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर सबसे पहले पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इन बलों की बैठक के दौरान चर्चा हुई थी। प्रस्ताव के अनुसार गृह मंत्रालय एक नए मॉडल पर काम कर रहा है। इसके तहत देश में चुनाव कराने समेत आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के पास होगी। 3.25 यानी कि 3.25 लाख बलों वाला सीआरपीएफ देश का प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल है। सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े सूत्रों ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का हवाला देते हुए बताया कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव और कुछ अन्य राज्यों में उपचुनाव के दौरान एक नया प्रयोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आतंकवाद मिटाए बगैर शांति नहीं, भारत। तमाम वजहों से सिर्फ औपचारिकता तक सिमट चुके सार्क देशों यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की गुरुवार को बैठक हुई। इस संगठन के 3 अहम देशों भारत, नेपाल व पाकिस्तान के रिश्तों में हाल के दिनों में आए तनाव की वजह से बैठक के गर्म माहौल में होने की उम्मीद थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क देशों के बीच संबंधों की राह में आतंकवाद को बढ़ावा देने और कारोबार की राह में अड़चन डालने की सबसे बड़ी बाधा बताया है। उन्होंने बगैर किसी के देश का नाम लिए कहा कि सार्क की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए हर सदस्य देश को उन शक्तियों को हराना होगा जो आतंकवाद के स्रोत बने हुए हैं, उसको पालते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि सार्क की बैठक के बाद हुई सीका की बैठक में पाकिस्तान का रुख बिल्कुल बदला हुआ था। उसने आदतन कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने उसे कड़ा जवाब दिया। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो है ताइवान पर नज़र रखने को चीन ने भेजे विमान। चीन द्विपक्षीय क्षेत्र ताइवान को डराने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने इस पर नज़र रखने के लिए लगातार 3 दिन टोही विमान भेजे। ताइवान के गश्ती विमानों ने इन्हें खदेड़ दिया। चीन इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2-2 टोही विमान भेजे थे। इसके जवाब में ताइवान विमानों को रवाना किया गया था। इससे पहले इस स्वायत्त द्वीप की राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने गत मंगलवार को एक सैन्य अड्डे का दौरा किया था और सैनिकों का हौसला बढ़ाया था। ताइवान स्ट्रेट में उस समय से तनाव बढ़ गया है जब गत हफ्ते अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री किथ क्रेच ताइवान की 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे थे। उनकी यात्रा के दौरान बीते शनिवार को चीन ने 19 लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। इससे एक दिन पहले बीजिंग ने 18 लड़ाकू विमान भेजे थे। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है शहरी सहकारी बैंकों पर
नकेल और कसी। दूसरी न्यूज़ है कि एक देश एक राशन कार्ड के अमल पर ज़्यादा, यहाँ पर होगा अमल पर ज़्यादा कर्ज। और दिल्ली यहाँ पर होगा दिवालिया, यहाँ दिवाली नहीं, दिवालिया प्रक्रिया से कंपनियों को 3 महीने की और राहत। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। शहरी सहकारी बैंकों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले ही संसद में इन बैंकों का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में देने संबंधी विधेयकों को मंजूरी मिली है। अब आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को 3 साल में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया है। बैंकों को ऐसे सभी इंतजाम करने को कहा गया है जिससे ग्राहकों को सुरक्षित व अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा मिल सके। साइबर सिक्योरिटी के बारे में गुरुवार को आरबीआई ने विस्तृत नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड का दायित्व है कि वह साइबर सिक्योरिटी व्यवस्था को मजबूत बनाने संबंधी मानकों को लागू करे। इस संबंध में 2023 तक की सीमा तय की गई है। इन बैंकों को एक फंड बनाना होगा जिसका इस्तेमाल आईटी सुरक्षा को मजबूत करने में होगा। बैंकों को अपने सभी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सुरक्षित रखने और उनकी मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था बनानी होगी। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए साइबर सिक्योरिटी संबंधी उनकी समस्याओं के समाधान का व्यवस्थित तरीका भी तैयार करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक देश एक राशन कार्ड के अमल पर ज़्यादा कर्ज। एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाले 5 राज्यों को केंद्र ने 9,913 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाज़त दी है। ये 5 राज्य बाजार से कर्ज उठा सकेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा एवं त्रिपुरा शामिल हैं। आंध्र प्रदेश 2,525 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज ले सकेगा। तेलंगाना को 2,508, कर्नाटक को 4,509 और गोवा को 223, त्रिपुरा को 148 करोड़ अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गई है। सामान्य परिस्थिति में राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक कर्ज बाजार से ले सकते हैं। कोरोना के कारण बनी अप्रत्याशित स्थिति में वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों को जीएसडीपी के 5% तक कर्ज की अनुमति मिली है। नेक्स्ट है, दिवालिया प्रक्रिया से कंपनियों को 3 महीने की और राहत। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रही सैकड़ों कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने अगले 3 महीने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को निलंबित कर दिया है। गुरुवार को इस संबंध में मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अब अगले 3 महीने तक कंपनियों पर दिवालिया कानून प्रभावी नहीं होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए 25 मार्च से 6 महीने तक के लिए कंपनियों को दिवालिया प्रक्रिया से राहत दी गई थी। अब मंत्रालय ने इसे 3 और महीने तक बढ़ा दिया है। दिवालिया प्रक्रिया से राहत के लिए सरकार जून में आदेश लाई थी। बीते शुक्रवार को संसद में विधेयक को मंजूरी मिली थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दिवालिया प्रक्रिया से कंपनियों को राहत की 6 महीने की अवधि 24 सितंबर को खत्म हो रही है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, पाकिस्तान में सेना के खिलाफ खुलता मोर्चा। जिस देश में नेता सेना विरोधी रुख अख्तियार करने में खासे हिचकते हों वहां खुलेआम उसकी आलोचना किया जाना एक बड़ा बदलाव है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा, समझ के साथ पढ़ना सिखाने की चुनौती। पढ़कर सीखना बच्चों को तार्किक और समस्याओं का समाधान कर पाने के कौशल का धनी बनाता है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जयश्री ओझा सेंट्रल स्क्वायर्ड फाउंडेशन की वरिष्ठ सलाहकार और आशीष धवन फाउंडेशन के संस्थापक जयश्री ओझा और आशीष धवन द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा, कोरोना का खतरा। कोरोना जिस तरीके से अब फिर से पैर पूरे विश्व में पसार रहा है, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रमुख दलों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से संयुक्त अभियान का एक ऐलान किया। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी
PMLN और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी जैसे देश के प्रमुख दल शामिल हुए। इस धड़े का मुख्य मकसद इमरान खान सरकार को सत्ता से बेदखल करना है ताकि राजनीति में सेना की भूमिका और प्रभाव को समाप्त किया जा सके। एक ऐसे देश में जहां सार्वजनिक जीवन का कोई कोना सेना के प्रभाव से अछूता ना हो, जहां नेता सेना के खिलाफ रुख अख्तियार करने में खासे हिचकते हों, वहां खुलेआम ऐसी मांग करने के लिए वाकई कलेजा चाहिए। नवाज शरीफ ने जो कहा था वह 16 आने सच है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जब 1980 के दशक में उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया था तो वो खुद सेना के बहुत अजीज और करीबी थे। फौज के साथ उनकी तनातनी 1999 में हुई जब उन्होंने परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख के पद से हटाने का प्रयास किया। तब उल्टे सेना ने ही तख्ता पलटकर उन्हें बेदखल कर दिया। नवाज की ही तरह सभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों के सेना के साथ कभी न कभी करीबी रिश्ते रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या पाकिस्तानी जनता पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट को समर्थन देकर इमरान और सेना के खिलाफ मुहिम के प्रति एकजुटता दिखाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान का दावा है कि विपक्षी नेता उनसे इसलिए कुपित हैं क्योंकि वह उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अक्टूबर में FATF की अगली बैठक में पाकिस्तान के मामले की सुनवाई होगी। भारत का प्रयास होगा कि पाक कम से कम ग्रे लिस्ट में तो कायम ही रहे, जबकि चीन और तुर्की जैसे देशों की हर संभव कोशिश है कि उसे इस सूची से बाहर निकाला जा सके। इसमें भारतीय कूटनीति की परीक्षा होगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का नकारात्मक रवैया बना हुआ है। हाल में उसके द्वारा जारी विरूपित नक्शे से उसकी बदनीयती भी झलकी है। भारत ने उसे बकवास करार और बताकर एकदम उचित किया है। ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रांत बनाने जा रहा है। यदि वह ऐसा करता है तो भारत को यही दोहराना चाहिए कि यह भूभाग लद्दाख का हिस्सा है और वह उसे उसी रूप में छोड़ दे। भारत को यह चेतावनी भी दोहरानी चाहिए कि जो देश गिलगित बाल्टिस्तान या गुलाम कश्मीर के किसी हिस्से का इस्तेमाल करेगा वह वास्तव में भारतीय क्षेत्र का उल्लंघन करेगा। चीन इसी इलाके में आर्थिक गलियारे का निर्माण कर रहा है। भारत के लिए जरूरी है कि वह LAC पर अपने सामरिक रक्षण को और सशक्त बनाए और पाकिस्तान भभक्कियों की परवाह ना करे। दूसरा आर्टिकल है समझ के साथ पढ़ना सिखाने की चुनौती। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी शिक्षा की प्राथमिकता पर जोर देते हुए कहा था कि जब बच्चे पढ़ना सीखेंगे तभी वे आगे सीखेंगे। यदि आसान शब्दों में बुनियादी शिक्षा को समझा जाए तो इसका मतलब कक्षा 3 तक के बच्चों में समझ कर पढ़ने की योग्यता है। यह योग्यता ही आगे की कक्षाओं में बच्चों के सीखने समझने का प्रवेश द्वार भी है। पढ़कर सीखना बच्चे को तर्कपूर्ण ढंग से सोचने और समस्याओं का समाधान कर पाने में कौशल का धनी बनाता है। बगीचे में पेड़ हैं, इस वाक्य को धारा प्रवाह न पढ़ पाने वाला कक्षा 2 का एक बच्चा इस तरह से पढ़ेगा, मतलब काफ़ी लेंदी होकर इसको पढ़ेगा। प्रधानमंत्री द्वारा भाषा के कौशल को मापने के लिए ORF को एक मापक इकाई की तरह इस्तेमाल करने की घोषणा बड़ा कदम है। इससे शिक्षक विभाग, स्कूल प्रबंधन, शिक्षक और माता पिता को एक साझा समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। वे समझ पाएंगे कि प्रवाह के साथ पढ़ने की क्षमता के क्या मायने हैं और इसे कैसे सही मापा जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक यूनिवर्सल फाउंडेशन लर्निंग हासिल करने के लिए चलाए जा रहे निपुण भारत अभियान को भी ऊर्जा मिलेगी। NCERT द्वारा 2017 में किए गए एक सर्वेक्षण ने यह बताया कि कक्षा 3 के अंत तक केवल 35% बच्चे समझ के साथ पढ़ने में सक्षम थे। इस तरह के आंकड़े हमें आगे बढ़ने के तरीकों को अपनाने और उनमें आवश्यक सुधार लाने में मदद करते हैं। ऐसे कई कारगर तरीके हैं जिनके जरिए बच्चों को समझ के साथ पढ़ना सिखाया जा सकता है, जैसे 5 से 8 साल तक के बच्चों को उनकी उम्र के लायक और ऊंची गुणवत्ता वाली पुस्तकें और अन्य रोचक सामग्री उपलब्ध कराना और खासकर माता पिता को बच्चों की सीख की यात्रा से अच्छी तरह जोड़ना महत्वपूर्ण है। बच्चों में पढ़ने और समझने के कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षकों को शिक्षण की आवश्यकता होगी। आशा है कि निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों और शिक्षकों को सीखने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त बजट मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोरोना का खतरा।
चीन से आए कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 का कहर भले ही कुछ थमता दिख रहा हो, लेकिन फिलहाल ऐसे संकेत नहीं है कि उस पर लगाम कब लगेगी। जब तक ऐसे संकेत नहीं मिल जाते, तब तक किसी भी स्तर पर ढिलाई के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उनकी विभिन्न एजेंसियों को जितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है, उतनी ही आम लोगों को भी। यह ठीक नहीं है कि लॉकडाउन में छूट के साथ लोगों की लापरवाही भी बढ़ती दिख रही है। जब हर दिन 80 से 85 हजार लोग संक्रमित हो रहे हों, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं है कि सार्वजनिक स्थलों पर एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाने और मास्क का सही ढंग से उपयोग करने में लापरवाही दिखाई जाए। यह लापरवाही उन प्रयासों पर पानी फेरने का ही काम कर रही है जिसके तहत सरकार, राज्य सरकारें अधिक से अधिक लोगों का कोरोना परीक्षण कर रही है। ऐसा लगता है कि इस लापरवाही के मूल में ऐसे आंकड़े सामने आना है कि प्रतिदिन संक्रमित होने वाले की संख्या में कुछ कमी आई है और संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़कर 80% से अधिक हो गई है। ऐसे आंकड़े यह उम्मीद तो जगाते हैं कि आखिरकार कोरोना परास्त होगा, लेकिन इनके बावजूद इस सच की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि संक्रमित मरीज काल के गाल में भी समा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें सभी आयु वर्ग के लोग हैं। तमाम सावधानी बरतने वाले लोग भी संक्रमित हो जा रहे हैं और उनमें कुछ उबर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज जोन्स का निधन। अपने दौर के वनडे क्रिकेट के बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डीन जोन्स का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। 59 साल के जोन्स आईपीएल के लिए स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे और मुंबई में थे। जोन्स शहर के एक होटल में बायो बबल के लिए बनाए गए नियमों के तहत सुरक्षित माहौल में थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच और 164 वनडे मैच खेले हैं एवं वह 1987 में विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। अपने समय के सबसे अच्छे वनडे खिलाड़ियों में से उनकी गिनती होती थी। जोन्स ने 30 जनवरी 1984 को एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में पदार्पण किया था और इसी साल 16 मार्च को पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट पदार्पण किया था। तो ये आज का यानी 25 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।